जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तारीखी स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है, खित्ते में नई सफ़बंदी हो रही है और आलमी बैंक ने पाकिस्तान में जो बढ़ती गुर्बत की शरह है उस हवाले से रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि पिछले 3 साल में 7% के करीब जो गुर्बत की शरह है पाकिस्तान में बढ़ गई, 18 से 25.3% हो गई है। इसी तरह पे एक और नई चौंका देने वाली खबर सामने आई है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दे दिया है। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नईम करीम साहब ने, आप माहिर माशियात है। नईम करीम साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया भाई। नईम करीम साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तारीखी स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये एक मुआहदा है, बड़ा तारीखी मुआहदा है? ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद हो सकता है और खित्ते में पाकिस्तान की जो पोजीशन है इससे कितनी बेहतर हो सकती है? जी भाई, बात यह है कि जो पैक्ट है हमारा ये बेसिकली बेस करता है हम डिफेंस के ऊपर। जी, तो स्ट्रेटेजिक बेसिकली डिफेंस है और म्यूचुअल हमारा एग्रीमेंट है ये दोनों मुल्कों के लिए। ये सलामती का है कि अगर उनके ऊपर कोई अगर वो आएगी तो वो कंसीडर किया जाएगा सही। कि वो जी दोनों जी, मुल्कों के लिए एक ही थ्रेट है। तो सही। बेसिकली इट्स म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों जी के लिए। अब इसके इम्पैक्ट जो आने देखें, एक तो जो अमन का एक जो मैसेज है वो पाकिस्तान ने दे दिया पूरी दुनिया को, ठीक है, बुनियादी महसूस के बाद। और ठीक। उसके बाद उसके ऊपर ये सोने पे सुहागा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो पैक्ट हुआ है सऊदी अरब के साथ, ये पूरी गल्फ रीजन, हमारी सऊदी अरब और हमारा जो एशिया रीजन है ना, इसके ऊपर जो इसके इम्पैक्ट आएंगे और जो पॉजिटिव इसकी जो एक जो फीलिंग आएगी ना, इंशाल्लाह इस टाइम के साथ साथ लोगों को भी, आवाम को भी, पूरी दुनिया को भी पता चलेगा कि वाकई इस जी एग्रीमेंट के होते हुए क्या चीजें। अब देखिए इसकी मंजूरी भी लेनी है, बता 29 को इजलास भी बुलाया है और बड़ी प्रॉपर उसके साथ चल रहे हैं कि जी उसकी सही। मंजूरी असम्बली से भी ली जाए, फिर उसके बाद सेनेट से भी ली जाए, उसको बाकायदा एक जो हिस्सा हम बना ले कि जी ये एग्रीमेंट है हमारा। अब उसके बहुत सारे मरगात है, एक तो डिफेंस एग्रीमेंट है, सही। फिर उसके बाद जो टाइज हमारी बहुत अरसे से सऊदी अरब के साथ बहुत सारी प्रोजेक्ट्स पे नहीं हो पा रही है, आपको पता है। हमारे ऑयल फील्ड के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स से पिछले कोई 7-8 साल से पेंडिंग में पड़े हुए, आपको पता है। उसको सीपेक से पहले हम लिंक करना चाह रहे थे, नहीं सही। कर सके, लेकिन अब ये है कि वो सारा वो रिफाइनरीज का प्रोजेक्ट आपको पता है, और सही। वो तकरीबन जो मुझे जो याद पड़ता है तकरीबन को 15 बिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट है वो। अब सही। देखिए ये सारी चीजें रुकी हुई थी, ठीक है। अब वो माहौल था नहीं, आपको पता है, अब ये माहौल बना है तो अब आप अल्हम्दुलिल्लाह क्या और बड़ा। समझते हैं कि जो मुआहदा हो गया, दिफाई मुआहदा, इसके बाद हमारे जो माशी मैदान में भी मुआहदे होंगे? चूँकि माजी में तो हमने देखा कि सऊदीया के भारत के साथ काफ़ी बड़े मुआहदे होते रहे हैं, उनके ऊपर जी काम होता रहा है जी और हम देखते थे, हम ये बात करते थे कि बरादर इस्लामी मुल्क जो है वो भारत की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि इस दफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान माशी तल्लुकात भी मज़ीद बेहतर हो सकते हैं? अलवी से बात ये ना कि सबसे बड़ा जो अब इसमें हमें जो बेनिफिट आएगा ना, वो आएगा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक वो है। इंडिया के साथ जो सबसे ज्यादा उनका जो 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 ग्रेटर जो जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो एम्प्लॉयमेंट का ही है। अब ठीक होता है। है वहां से, दूसरा वो एज इस्लामिक जो लोग हैं वहां से मुसलमान ही ज्यादा उनके पास आते हैं ना, आपको जी पता बिल्कुल। है मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में सिर्फ मुस्लिम जो एम्प्लॉयज है वही आते हैं। सही। सबसे बड़ा हमें जो बेनिफिट अभी जो होगा वो ये होगा कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो जनरेट होगी बेहतर होगी। नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। गल्फ के अंदर भी आपको पता है हमारे बहुत सारे नेफ्टा के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, और जी सऊदी अरब बिल्कुल। के अंदर भी अभी जो इसी तरह चलेंगे। आपको पता है पहले बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किलात थी, जी जी। वर्क वीजा के लिए भी है, विजिट वीजा के लिए भी है, पाकिस्तानियों के लिए आपको पता है बहुत कुछ जो है ना हमने सहारा है पिछले 2-3 सालों में। एक तो वो चीजें बड़ी स्मूथ हो जाएंगी, और दूसरे पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, असल जो 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 सब्जेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हम सही। लोन से निकलना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब लोन की उस जो ग्रांट है उनसे निकल के अब वो आना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। SIFC भी सही। बनी, इदारों को लिंक भी किया गया। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा पॉजिटिव हमारे उसके ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा, और आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि जिस तरह सऊदी अरब ग्रो कर रहा है आपको पता है, और बड़ी तेजी के साथ वो UAE के और कतर के मुकाबले में जो उनकी एक स्टेट पूरी बनती जा रही है, जी फिर बिल्कुल। डेवलपमेंट हो रही है, बड़े खुले माइंड के साथ वो नईम वहाँ पे करीम साहब, काम कर रहे सऊदी हैं। अरब में तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि बड़े तसलसल के साथ वहाँ पे माशी तौर पर बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि सऊदीया की तरफ से हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की तवक्को है, उनकी कोई कारपोरेशन आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं, यहाँ पे पॉलिसियों का तसलसल नहीं है, माशी तौर पे हम स्टेबल नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किसी बड़े वेंचर का मुतम्मल हो सकता है, और अगर कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो बड़े कामयाबी से यहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट है, पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये तसलसल जो हर एक रहना चाहिए था। हम नेशनल इंटरेस्ट की जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर हमारी गवर्नमेंट कोई भी आती रहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए,
लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स उनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, आपको पता है। लेकिन ये पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, उसमें आपको पता है एहसन इकबाल साहब भी मिनिस्टर थे पीएनडी के, अभी भी एहसन इकबाल साहब हैं, 2013 में एहसन इकबाल साहब थे। ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि एक ही बंदा जो है वो पीएनडी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मिनिस्टर चलता आ रहा है, कि उनको पॉलिसीज का भी पता है, कॉम्पिटेंट बंदे हैं, चीजों को आगे लेके चलते हैं और एग्जीक्यूट तक करवाते हैं, वो सारे एग्जीक्यूशन में जाते हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहली चीज वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो है ना हमारे आइन का हिस्सा बन जाना चाहिए। उसमें किसी का ये नहीं होना चाहिए कि जी ये गवर्नमेंट आएगी तो वो मोटरवे रोक देगी, वो हमारे जो उसके प्रोजेक्ट्स है पावर के वो रोक देगी। ये सबसे बड़ी हमारे जो है ना इसके ऊपर हमें सबको एक पेज पे होना चाहिए, सारी पार्टी सही होना तो चाहिए, लेकिन कब होगा, क्या मौजूदा हुकूमत को इस तरह सर होगा। मैं समझता हूँ कि अभी जिस उस पे हम पोजीशन पे आ चुके हैं, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है पूरी दुनिया में, उस खित्ते के अंदर स्पेशली, मैं समझता हूँ हमें अपने आप को एज ए कौम अभी सामने लेके आना है, क्योंकि हम कौम नहीं बन सके थे पहली बात ही, लेकिन अभी है कि हम एज ए कौम सामने आना चाहते हैं और एक रिस्पेक्टफुल कौम सामने आना चाहते हैं जिसकी माशी हालात पाकिस्तान में रहने वालों के बेहतर हो सबसे पहले तो। असल बात उसके लिए जो बाकी तो ठीक है, बाहर चले जाएंगे, वहाँ लोग चले जाएंगे, उसमें बेनिफिट हमें होगा, चले हमारी रेमिटेंस बढ़ जाएगी। आज हम 30 बिलियन की रेमिटेंस कर रहे हैं, वो 60 बिलियन पे हम चले जाएंगे रेमिटेंस बढ़ने के साथ साथ। फिर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, हम साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करेंगे, हमारी एम्प्लॉयमेंट आपको पता है कितनी कम होगी। हमारे जो डॉक्टर्स थे, हमारे जो बहुत बड़ा मसला बन गया है। अगर जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, जितनी बड़ी स्टेबिलिटी की बातें हो रही हैं, फॉरेन रिजर्व के बेहतर होने की बातें हो रही हैं, लेकिन जब अगर अवाम की तरफ देखा जाता है तो अवाम तो बेचारी गरीब से गरीब होती जा रही है। आपने अभी नई रिपोर्ट पढ़ी होगी वर्ल्ड बैंक की, जिसमें ये कहा गया है कि 3 साल में 7% जो है वो गुर्बत बढ़ी है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है कि अगर 3 साल में 7% अगर गुर्बत बढ़ी है तो क्या वजूहत हो सकती हैं। हुकूमत तो तब भी 1 साल पहले भी पीडीएम की थी, फिर 2 साल हो गए, तो क्या ऐसी कोई पॉलिसियों का तसलसल का मसला है, तवज्जो का मसला है, क्या वजह है कि पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो रहा है? बिल्कुल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में ये है कि जो हमारा एक माशी सिस्टम तो ठीक है, हम उसको प्लान कर लेते हैं, ABC हम इंडेक्स बना लेते हैं, माशरती सिस्टम हमारा ठीक नहीं हो पा रहा। लेकिन गरीब के और अमीर के बीच का जो गैप है ना वो बढ़ रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से गुर्बत का जो लेवल है, जो गरीब है उसका वो बढ़ता ही जा रहा है, और जो अमीर का लेवल आपको पता है वो कहाँ से कहाँ जाता जा रहा है। हमें गवर्नर्स को, करप्शन को, इन चीजों के ऊपर बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। देखिए पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने जिंदगी में पहली दफा हम ये लफ्ज बिजनेस में सुनते आ रहे हैं ना KPI पर, ये पहली दफा हो गया उन्होंने KPI के बेस के ऊपर जो है ना मिनिस्टर्स और उनके जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो है ना परफॉर्मेंस देखना शुरू कर दी। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब पहले कभी आपने सुना था? हमने लेकिन सुना, लेकिन पंजाब में हो रहा है। प्रोजेक्ट जो है वो PSDP के नहीं होते, वो डिपार्टमेंट्स लेके आता है, वो MPS नहीं लेके आते। बाकी सूबों में भी कम से कम मैं समझता हूँ बलोचिस्तान के अंदर, KP के अंदर, सिंध के अंदर, कराची जैसे शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी इतना बड़ा 4 करोड़ का शहर है, मैं समझता हम गवर्नर्स को ठीक कर लें, हम अपने करप्शन को किसी ना ठीक कर लें, हम समझ लें कि हमने नीचे लेवल तक जाना है, हम चलो वोट तो लेने के नीचे लेवल तक जरूर जाते हैं, ठीक है, सब जाते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है पंजाब में, लेकिन जब सहूलतें उनको देनी होती हैं, जब उनको बेनिफिट देने होते हैं, जब एजुकेशन देनी होती है, हेल्थ देनी होती है, तब भी हम नजर नहीं आते। हमें अपने माशरती सिस्टम को ना, माशरती सिस्टम को, माशी तो ठीक हो जाएगा, माशरती सिस्टम को सर ठीक करना पड़ेगा। हम माशरती तौर पर ठीक नहीं है, हम सोशल इनजस्टिस में टॉप के ऊपर है, सोशल इनजस्टिस। तो गुड गवर्नेंस की जरूरत है, जिस गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं गुर्बत के हवाले से, तो गुर्बत का सबसे बड़ा मामला तो जो है वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मामला इंडस्ट्री का बंद होना, मईशत का आगे ना चलना। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी रुकी हुई है, इसको कब चलाया जाएगा? हमारी सारी इंडस्ट्री, आप टेक्सटाइल ले लें, एक वक्त में हम टेक्सटाइल में बड़े अहम खिलाड़ी थे, लेकिन अब टेक्सटाइल बंद पड़ी हुई है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन उसके भी रेगुलेटरी अफेयर्स इतने ज़्यादा हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी बाहर जाना, एक्सपोर्ट करने में मसाइल हैं, कोई भी इंडस्ट्री इस वक्त चल नहीं रही। तो इंडस्ट्री के ना चलने की क्या वजूहत है? क्या हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं कि हम अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको चलाएँ? सर बिल्कुल तरजीहात में शामिल है। इसी तरह चैम्बर्स के लोगों के साथ बैठा जाता है, आपको पता है चीफ साहब भी बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठते हैं, जितने भी हमारी चैम्बर्स हैं, फेडरेशन जो हमारी चैम्बर है उनके साथ भी बैठते हैं, साथ साथ हमारी जो स्पेशली जो टेक्सटाइल फेडरेशन है आपको पता है उनके साथ भी बैठा जाता है। इसी तरह हमारे जो मिनरल एंड माइंस हैं, कल बलूचिस्तान में उनकी मीटिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई एक उसके ऊपर दोबारा रिवर्स करने के लिए कहा है कि उन्होंने कोई पैक्ट बनाया था। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश वो कर रहे हैं, कोशिश तो हो रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसमें आने में टाइम तो लगेगा। लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ करने की सर जरूरत है। हमें इंडस्ट्री को चलाने के लिए इंडस्ट्रियल जोन जो हमने बनाने हैं, जैसे हमने पहले बनाए थे किसी दौर में,
साइड को हमने बेनिफिट दे दिया, लंडी को हमने बेनिफिट दे दिया, हमने यहाँ लाहौर में वो अपना जोन बनाया था, हमें जोन्स बनाने पड़ेंगे, हमें बॉर्डर मार्केट्स बनानी पड़ेंगी बलूचिस्तान के अंदर, हमें बहुत सारी चीजों नए जोन तो बनाएंगे, कब बनेंगे कब नहीं। अभी आपने चैम्बर्स की बात की, चैम्बर के तो सारे सदूर चैम्बर आपसे नाराज हैं, वो तो FBR का जो रवैया है इस वक्त आपको देखे, लाहौर चैम्बर के सदर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने परसों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जैसे छापे मारे जाते हैं FBR की तरफ से, हम शदीद परेशान हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कारोबार करना जुर्म बन गया। तो जब इस तरह के हालात को एड्रेस नहीं किया जाएगा, आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को नहीं संभाल पा रहे, तो अगले नए जोन बना के आपने क्या करना है? सर FBR के अंदर तो बहुत ज्यादा हमारे गैप्स हैं, FBR के अंदर रिफॉर्म्स हमारे जरूरी हैं, और हम खुद भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज चीख रहे हैं, या हमारे होटल्स वाले हैं या रेस्टोरेंट्स वाले हैं, या देखें टैक्स चोरी तो है, ठीक है ना, कितने % लोग टैक्स दे रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है, हमें भी पता है, ठीक है। हम अभी तक में शायद 23 या 24% जो मेरी नॉलेज में इतने % पे गए हैं जो 100% टैक्स होना चाहिए, उसमें टैक्स चोरी जब नहीं होगी तो पर जो टारगेट है आपका 13,000 बिलियन का, जो हमारे मेन बजट के अंदर से जो मेन रेशो है वो टैक्स की है ना, इनकम तो टैक्स से आनी, अब वो कैसे पूरा करेंगे? वो यही है, फिर उनको कहीं और से डंडा आता है, वो कहते हैं कि जी आपने ये टैक्स जो है ना पूरा करके लेके आना है, वो नहीं चलिए, वो फिर उन्हीं के ऊपर करेंगे जो टैक्स दे रहा होगा, उसी के पास दोबारा जाएंगे। जब कारोबारी कम्युनिटी से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि टैक्स रेशो इतनी ज्यादा है, अगर इसको कम किया जाए, मुनासिब किया जाए, तो सब लोग टैक्स देंगे, 2-2, 3-3 खाते नहीं बनाने पड़ेंगे। और वो कहते हैं कि अगर टैक्स रेशो को मुनासिब नहीं किया जाएगा तो हम मुकम्मल कंप्लायंस में आ ही नहीं सकते। क्या इस हवाले से भी कुछ सर्वे किया गया है, वो आदाद शुमार इकट्ठे किए गए हैं? बिल्कुल किया गया। अभी जो रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, जो नया सिस्टम प्राइम मिनिस्टर सब लेके आ रहे हैं और अमन विंडो और घर से बैठ के करने की बात कर रहे हैं, अभी भी जो रिटर्न जानी है 30 सितंबर की, ये उसी तरह हो रही है। अभी हमें ना लॉयर्स की जरूरत होगी, ना अकाउंटेंट की जरूरत होगी, ना हमारे उचित होगी, सिंपल प्रोसीजर जैसे दुनिया के अंदर होता है, और आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए ना। मेरे अंदर अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रॉपर्टी ली है तो मुझे उसमें मेंशन करना चाहिए, अगर मैंने कोई बेची है तो मुझे मेंशन करना चाहिए, और उस पर अगर मैंने कोई इनकम कमाई है तो मुझे ऊपर टैक्स भी, ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर तो स्टेट पे आपका टैक्स कट जाता है, ठीक है, DHA भी काट लेता है आपका, बाकी भी जितनी भी ट्रांसफर के ऊपर कट जाता है। इसके अलावा बहुत सारी लीकेजेस हैं जिनको हमने जो है ना ठीक करना है। अब वो ठीक करने के लिए गवर्नमेंट तो पॉलिसी ले आती है, लेकिन बात ये होता है वो ताजिर दोस्त स्कीम लेके आई, आपको पता है, ठीक है ना। ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर 1000 रुपया अगर एक ताजिर जमा नहीं करा सकता दुकानदार, और उसके ऊपर उन्होंने वहां पे जो है ना वो खड़े कर दिए, पूरे जो है ना मुजाहरे करने शुरू कर दिए। 1000 रुपये क्या चीज होती है जिसके ऊपर ताजिर दोस्त स्कीम वालों को जो है ना रिजेक्ट कर दिया गया। हमारा अपना भी रवैया ठीक नहीं है सर। मैं बीइंग ए बिजनेसमैन बात करूं, अभी हमारे सेविंग्स जाती है 100% टैक्स करते हैं, हम जमा करा देते हैं, हमारा एडसोर्स टैक्स कट जाता है इम्पोर्ट के ऊपर। रेगुलेटरी ड्यूटी अभी आज मैं देख रहा था, रेगुलेटरी खत्म करना चाह रहे हैं अगले 5 सालों के अंदर, बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। आप एक ड्यूटी रखें, दुनिया के अंदर एक ही कस्टम ड्यूटी होती है, हमारे पास रेगुलेटरी ड्यूटी जाती है, विदहोल्डिंग टैक्स अलग लग रहा है, सेल टैक्स अलग लग रहा है, एडवांस टैक्स अलग लग रहा है, ये चीजें गरीबों पे जाती हैं। अब देखें बिल, आप वही उठा लें वबडा का बिल, आप देख लें, उसके अंदर टैक्सेशन जो 8 किस्म तो टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स है, फिर उसके ऊपर जो सीडी है, सीडी के ऊपर फिर टैक्स है। मैं समझता हूँ इसको सिंप्लीफाई किया जाए, और किया जाए तो ठीक है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं, क्या हुकूमत को ये इल्म में नहीं है कि मल्टीपल टैक्सेस लगने की वजह से जो ताजर है वो बागी है, मुकम्मल तौर पर कंप्लायंस में नहीं आता? कोई एक यूनिफॉर्म टैक्स ऐसा कोई लगा दिया जाए जो कि इस तरह का हो कि हर आदमी उसकी कंप्लायंस में आ सके। क्या इस पॉलिसी की तरफ भी कोई इकदाम हो रहे हैं? सर इसमें बिल्कुल हो रहे हैं। अभी मैं कल ये इस बजट से पहले जो अभी आपका नेक्स्ट आना है, उससे पहले इन्होंने इसको ये क्लोजिंग होगी ना, ये 30 सितंबर के ऊपर, इसके बाद नई जो है ना वो जो उन्होंने बनाई हुई है अभी एक पॉलिसी, वो ले आनी है उन्होंने, वो सिंप्लीफाई होगी, बिल्कुल सिंप्लाई हो। लेकिन बाद एक उसमें भी लोग अगर चोरी करेंगे तो आप क्या करेंगे? अब देखें बिजली चोरी आप रोक सके हैं, गैस चोरी को आप रोक सके हैं, लोगों पे भी डिपेंड करता है ना सर। लोग कहते हैं हमें टैक्स के अगेंस्ट मिलता क्या है, हम टैक्स नहीं देंगे। बात ये है कि आप तो पहले अपना फर्ज पूरा करें। अगर बच्चों को भी आपने अपने खर्चे पे पढ़ाना है, आपने सेहत के भी मामलात खुद देखने हैं, सारा कुछ आपने जो सड़कों के ऊपर गुजरना है उसका भी टैक्स देना है अलहदा से, तो बात तो ठीक है अवाम की कि अगर बदले में मिलना कुछ भी नहीं है तो हम पे टैक्स क्यों दें? बस ये बात भी है सर, लेकिन ये है कि हमें टैक्स चोरी को रोकना पड़ेगा। जो 70% चोरी हो रही है, 30% जो दे रहे हैं उन्हीं को हम दबाते जा रहे हैं, दोबारा से उन्हीं से टैक्स निकालते जा रहे हैं। तो जो 70% नहीं दे रहे, मैं समझता हूँ कि हमें जो सर्कल जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। जो टैक्स सर्कल में लोग नहीं है, आपको पता है इन्होंने होटल्स के ऊपर कर दिया था कि लाजमी इनवाइस लेनी। अभी भी स्टिल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आप भी जाते हैं, हम भी जाते होंगे, कैश के ऊपर काम करते हैं, कहते हैं जी हम तो कार्ड हमारे पास चलता ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड, आप कैश के ऊपर पेमेंट करें, और दिन दिहाड़े सबके सामने कुछ हो रहा है। तो हमें इस सिस्टम के अंदर
अंदर अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जी जी। उसके बाद हमें ये जो सिस्टम नया लेके आ रही है गवर्नमेंट, उसको जो है ना फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो चाहती है 100% टैक्सेशन हो और बिल्कुल उस लिमिट के अंदर हो जो बंदा दे सकता है। जी जी। ठीक है, सैलरीज के ऊपर टैक्स ज्यादा है, इस दफा भी स्लैब थोड़ा ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, वो शोरूम में डाल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इंडस्ट्री जो एक्सपोर्टर भी तो कितने % प्रॉफिट कमाते हैं, आप वो भी बिल्कुल तो आपकी देखें बात ठीक है, लेकिन ये तो फिर है कि मिलजुल के कोई एक मामला ऐसा निकालने की जरूरत है कि जिससे ताजर सर इनके साथ बैठ के और discussion के टैक्स अंदर भी ही जो है वो सारी हुकूमत को मिल जाए। नईम करीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाजरीन, इसी के साथ वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होते छोटे से वक्फे के बाद।